अब दूसरा खेप है ना प्रकाश संश्लेषण का, उस दूसरे खेप को बोलते हैं अप्रकाशित रिएक्शन या अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क माने हो गया अंधेरा, अंधेरे में ही होगा, अन्हारा में। ये अभिक्रिया किस में होगा? अन्हारा में। तो अन्हारा में होने वाले अभिक्रिया को बोलते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज शुरू करने वाले हैं और क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको कवर किया जाएगा। ये इस चैनल पर क्लास 10 के लिए सबसे पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक और हमें फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह का आपके वीडियो ये लग रहा है। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और नए नए तरीक़ों को उसमें अप्लाई कर सकें, है ना। तो ये ऑनलाइन का सबसे पहला वीडियो हमारा है। हालाँकि ऑफलाइन में तो हम लोग बहुत सारे क्लास को अटेंड करते ही है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही काम करना है कि थोड़ा फीडबैक देते रहना कि इस सेटअप के माध्यम से आपको जो वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है ना जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं ताकि और सभी चीज़ें समझ सके। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा प्लीज़। देखिए, लाइफ प्रोसेस यहाँ पे जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि किसी जीव के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से होती है उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जीवों में होने वाले जैविक और रासायनिक क्रिया जिससे उनका क्या होता है, अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेनेंस होता है, वही घटना क्या कहलाती है? तो जैव प्रक्रम कहलाती है। यहाँ दो शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैविक और रासायनिक। जैविक और रासायनिक का मतलब है कि जब किसी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो खाने से पहले उसको मुंह में डाल के थूरते हैं खूब बढ़िया से, महीन कण में परिवर्तित करते हैं, तब तो आगे की ओर वो पाचित होगा ना। या यूँ समझिएगा कि अगर किसी चीज़ को हम खड़े ले जाए तो वो अंदर पाचित होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अर्थात उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जैविक या भौतिक क्रिया के तहत पहले उसको हम क्या करते हैं? थूरते हैं, और थूरने के बाद जब उसके महीन कण हो जाते हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं, तो उनको निगलने में आसान हो जाता है। ठीक है, थूरने के बाद जब वो हमारे आमाशय में जाता है ना, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा बहुत सारे केमिकल के प्रभाव में वो भोजन और ही टूटता है, और टूटने के बाद उससे फाइनली प्राप्त होता है ग्लूकोज या एनर्जी का स्वरूप, जिससे अब उसी एनर्जी से तो हमारा अनुरक्षण हो रहा है। मान लीजिए शरीर में अगर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो तो हमारे शरीर में कहीं कट जाता है तो टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत कैसे होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि सबसे ज़रूरी चीज़ है ऊर्जा, और ऊर्जा जैविक और रासायनिक क्रिया होने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा होगा कि किसी चीज़ को हम खाने के बाद बिना तोड़े उसको निगल लिया, निगलने के बाद फाइनली आमाशय में गया, वो तोड़ देगा सब? नहीं तोड़ सकता है। तो पहले हमको जैविक या भौतिक क्रिया करना पड़ेगा, तब रासायनिक क्रिया संभव है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी पूर्ण रूप से जब विखंडित होगा ना, तभी ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आखिर जैव प्रक्रम यानी जीवों के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिस्टम है उसके अंदर पाचन तंत्र, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र हर एक जीव का क्या है? अभिन्न अंग है, अभिन्न तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र के तहत ही जब वो किसी अन्य स्रोतों से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, जब वो अन्य स्रोतों से फूड्स को ग्रहण करता है तो उसको एनर्जी की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं? तो बिना पाचन तंत्र के उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब बिना खाए एनर्जी का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो सब इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो है ना, ये पाचन तंत्र जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, दूसरा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि लेना और छोड़ना, यानी गैस, यानी गैसों के एक्सचेंजेशन को क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम लगे होते हैं, जैसे नाक हो गया, ट्रैकिया हो गया, फेफड़ा हो गया, एल्वियली हो गया, है ना। ये सभी तंत्र किस में मिलेंगे आपको? श्वसन तंत्र में। तो ये भी तो है ही जैव प्रक्रम का हिस्सा। देखिए सोचकर, अगर नाक का मुंह दाब दे तो क्या होगा? चल जाएंगे के बार ऊपर, है ना। इसका मतलब कि श्वसन तंत्र भी क्या है? जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। चौथा है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि खाने और पीने के बाद निकालने की घटना को उत्सर्जन कहते हैं। खाने और पीने माने पानी पिए, खाना खाएं, इसका पाचन होगा तो निकालेंगे बाहरी, कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, तो खाने पीने के बाद निकालने की घटना को उत्सर्जन बोलते हैं। और इसको उत्सर्जन करने के लिए जिन जिन अंगों का इस्तेमाल होगा इसमें, उस सभी अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। ठीक है, बात में जैसे नाक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, आँख भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि इसमें से एक कटोरा कीचड़ निकलता है। ठीक है, इसके अलावा पाचन तंत्र का जो एनस होता है वो भी उत्सर्जन तंत्र का कुछ भाग है। ठीक है, बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बताइए, उत्सर्जन तंत्र भी तो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। उसके बाद परिवहन।
परिवहन का मतलब होता है जब किसी फूड्स को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो फूड्स को ग्रहण करने के बाद उसमें भौतिक और रासायनिक क्रिया के तहत उसका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद फाइनली हमको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज ही तो ऊर्जा का रूप होता है। तो ग्लूकोज के अपघटन से हमको 38 गो एटीपी प्राप्त होता है, ठीक है, ये चीज़ें भी पढ़ाएंगे आपको। तो 38 एटीपी से फाइनली हमको मिलता है ऊर्जा। यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और जब ये ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया रखता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सभी कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, ठीक है। परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल हुआ ये भी पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट हो जाएगा। हार्ट तो पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो एक रोड है, जिस माध्यम से वो सामान को या ग्लूकोज को या जितने भी एनर्जी का रूप हो सबको ब्लड के माध्यम से पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये भी तो है जैव प्रक्रम का हिस्सा, ठीक है। जनन तंत्र, जनन तंत्र में हम जनन तंत्र के उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो जनन के लिए क्या करेंगे, प्रभावी होंगे, जो जनन करने में सहायता करेंगे। यानी हर एक जीवों के पास जनन करने के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, है ना। सब जीवों के पास होता है, अकेले जनन कर लेता है और कोई जीव दो जीवों के सहयोग से जनन करता है। तो इसमें भी कुछ अंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो वो हम जनन तंत्र के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे जो जरूरी और इम्पोर्टेंट और धमाकेदार जो टॉपिक है ना, उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हम दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाइपोथैलेमस हो गया, है ना, सेरिबेलम हो गया, है ना, यहाँ पे सभी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताइए सोच कर कि क्या ये जैव प्रक्रम का हिस्सा है कि नहीं है जैव प्रक्रम का ही तो हिस्सा है। ये सभी जीवों के अंदर प्रस्तावित होता है, ठीक है, लागू होता है ना। तो अब देखिए, जीवों के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है उसको पोषण की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है। क्या वो पोषण स्वयं बना रहा है कि किसी अदर प्लांट पे या किसी अदर जीव के ऊपर डिपेंड रह के वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो पोषण को हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि वह विधि जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है ना। मतलब कोई जीव है जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर रहा है और उसी से उसको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, जिससे उसके अंदर ये समस्त घटनाएं या समस्त क्रियाएं क्या हो रही है, सुचारू रूप से चल रही है या हो रही है। तो इसी को तो हम बोल देते हैं क्या चीज़, पोषण। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो पोषण खुद से बना लेते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले जीव को फ्रेंड या दोस्त कहते हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो उन जीवों को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्वपोषण और यहाँ पे परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे इंग्लिश से ही साफ साफ क्लियर है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण, यानी वैसे जीव जो स्वयं भोजन को बना लेंगे। क्या कोई ऐसा जीव है जो स्वयं अपने आप भोजन को बना सकता है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे जीव मिलेंगे आपको, जिसपे पेड़ पौधे सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण करते हैं, वो खुद से भोजन बनाते हैं, समझ रहे हैं। जबकि हम लोग परपोषी, मानव क्या है, परपोषी। अब कोई ईश्वर कैसे कह रहे हैं, तो बताते हैं आपको। हम लोग खुद से भोजन बनाते हैं नहीं, हम लोग पेड़ पौधे से लिए गए उत्पाद को गला कर उबाल कर तब खाते हैं, है ना। पेड़ पौधे किसके ऊपर डिपेंड है, वो तो स्वयं बनाते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप के लिए स्वयं वो भोजन बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने स्वपोषण में लिखा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो स्वपोषण कहते हैं। इनके भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और कहवाते हैं कि कहो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, सर हमने ये जान लिया, ठीक है। तो पेड़ पौधे जिस मेथड द्वारा अपनी भोजन को बनाते हैं उस मेथड को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसका मतलब कि हमने ये जान चुके हैं हम लोग कि स्वपोषण में सभी पेड़ पौधे आते हैं। अब कैसे ये चीज़ें अभी आपको बताएंगे हम, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए प्लांट्स क्या करते हैं ना कि पेड़ पौधे स्वपोषण तो करते ही, सही बात है। इस क्रिया में प्लांट विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सनलाइट का होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। वायुमंडल के जो मुखिया हैं उनका भी पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है, तब वे पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपने भोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सर क्या अगर हम लाइट के थ्रू प्रकाश देना शुरू करें, यानी बिजली के थ्रू प्रकाश देना शुरू करें, तो क्या पेड़ पौधे अपने भोजन को बना सकते हैं, तो हम उन बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं वो सब, क्योंकि उसके अंदर भी तो वो भी लाइट तो जो
हम लोग बिजली के माध्यम से लाइट प्राप्त कर रहे हैं, बल्ब से जो जला रहे हैं, ठीक है, उस बल्ब में जो ऊर्जा होता है ना, वो बल्ब के अंदर जो रोशनी होता है वो भी तो ऊर्जा का रूप है, तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे। लेकिन सबसे परफेक्ट माना जाता है सनलाइट को, ठीक है, वायुमंडल के मुखिया को समझ रहे हैं ना। ये आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अर्थात वो भोजन खुद से बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं, तो आइए इसको बताएंगे अभी हम, ठीक है। इसका मतलब कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं रूप से बनाते हैं, उनको भोजन बनाने की क्रिया को क्या बोल देते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो एक तो क्लियर हुआ कि अब प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी तो कुछ चाहिए, इसके अलावा 3 चीज़ चाहिए, यानी फाइनली बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए, 4। अब 4 कौन कौन से होंगे, तो H2O होगा, CO2 होगा, सनलाइट होगा और क्लोरोफिल होगा। इसके बारे में देखिए डिटेल्स में। H2O यानी जल की प्राप्ति जमीन से होता है, उसको पेड़ पौधों को जमीन से प्राप्त होता है। परंतु सर जल को उतना ऊंचाई तक कैसे पहुँचाया जाएगा पेड़ पौधों के पास ताकि वो भोजन बनाएंगे, तो उसमें जल को पहुँचाने के लिए एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है, जाइलम। तो जाइलम एक क्या है, उत्तक है, समझ रहे हैं, जाइलम क्या है, एक उत्तक है ना। यही जाइलम जमीन से जल को जड़ के थ्रू पेड़ के हर एक पार्ट्स में पहुंचा देता है। कितना शानदार शब्द है कि ज से जाइलम, ज से जल को, ज से जमीन से, ज से जड़ के माध्यम से, ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि जल का परिवहन करता है कौन, तो जाइलम हुआ करता है, समझ रहे हैं। उसके बाद CO2 वातावरण से प्राप्त कर सकता है, जिसको हम लोग खुदे बना रहे हैं, रोज घूर फूकते हैं, एकदम फूकते रहते दिन भर, तो उसमें से CO2 बनता है। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.03% है, जो आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे स्टमाटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके द्वारा वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सनलाइट। तो सनलाइट का सबसे मुख्य स्रोत है क्या चीज़, तो सौरमंडल का मुखिया जी। सनलाइट का मुख्य स्रोत क्या है, तो सौरमंडल के जो मुखिया जी है, इनसे सनलाइट पेड़ पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमने पेड़ पौधा बनाया है जिसके द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए, तीसरा होता है क्लोरोफिल। अब ये क्या है, क्लोरोफिल क्या बला है, तो आइए आपको समझाते हैं। क्लोरोफिल एक पर्णहरित है, ठीक है, पर्णहरित या पर्णहरित बोल सकते हो, जो पेड़ पौधों के हरे भाग में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसी के अंदर क्लोरोफिल होगा, है ना, यही ना बात बोल रहे थे, तभी ना ये हरा हो रहा है। इसका मतलब कि क्लोरोफिल जहाँ जहाँ पार्ट्स में होगा वो पार्ट्स हरा होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों की पत्ती में ही तो प्रकाश संश्लेषण होगी। तो ना मुन्ना ना, पेड़ पौधों के जो भाग ग्रीन होंगे, हरे होंगे, उस हरे भाग में होगा क्लोरोफिल और उस हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसे ये कन्फर्म हुआ कि पेड़ पौधों की केवल पत्ती में नहीं प्रकाश संश्लेषण होगा, इसके वैसे भाग जो हरियर दिखते हैं उन सब में प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। तो हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण के तहत पेड़ पौधों को 4 चीज़ चाहिए, तभी वो भोजन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। इनमें से किसी एक की भी अगर कमी हो गई ना तो भोजन नहीं बनेगा उनका, ठीक है। और इनको भोजन बनाने के लिए मार्केट घूमना नहीं पड़ता है, हम लोग को घूमना पड़ता है, क्योंकि हम लोग परपोषी है और ये स्वपोषी है। एक ही जगह बैठ के टुकुर टुकुर सब खींच लेगा, बना के अपने खा लेगा, ठीक है। तो एक तो क्लियर होगा कि 4 चीज़ों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के तहत अपने फूड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अन्यथा अगर इसमें से एक की भी कमी हो गई तो भोजन बनना मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, आगे देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण को ना 2 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने चरणों में, 2, यानी 2 खेप समझ रहे हैं, देहात भाषा में लोग खेप बोलते हैं। जैसे एक बार कोई सामान लेके आए और दूसरा का गए तो उसको 2 खेप बोला जाता है। इसका मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे 2 खेप में भोजन बनाते हैं। अब 2 खेप कौन कौन सा है, तो एक खेप को बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, है ना, लाइट रिएक्शन। इसका मतलब यह होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिएगा ध्यान से गौर से, ठीक है, कि प्रकाश के उपस्थिति में होता है यानी ये अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है। लेकिन सर इस अभिक्रिया में होगा क्या, दिन के यानी जब लाइट उपस्थित रहेगा तो उस समय आखिर कौन सी क्रिया होगी, तो आइए बताते हैं। देखिए, जब प्रकाश H2O पर पड़ता है तो H2 और O2 में विघटित हो जाता है। मतलब ये पत्ती है, इधर से इधर पट्टी है ना, अब पत्ती नहीं, पत्ती, लीफ, इसका प्रकाश जब इस पत्ती पर पड़ेगा, ठीक है, तो इस पत्ती में था क्या चीज़, H2O था। क्या था, यहाँ पे लिखते हैं हम, H2O था। अब H2O जो है ना, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये हीट होगा और हीट होने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। ये 2 पार्ट, यही तो हमने लिखा है कि जब प्रकाश H2O पर पड़ता है तो H2 और O में विघटित हो जाता है, माने टूट जाता है, ठीक है, यानी जल टूट रहा है बार बार।
अब इसमें दो अणु बन रहे हैं H2 और क्या बन रहा है O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है। तो हाइड्रोजन को तो पेड़ पौधे रख लेते हैं क्या करने के लिए, तो आगे बताते हैं क्या करने के लिए, देखिएगा। और O को भेज देते हैं कहाँ, वायुमंडल में, ठीक है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे वात रंध्र होते हैं या स्टोमाटा होता है, ठीक है, जिसको छिद्र बोल सकते हैं। तो इनके अंदर जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो सब ऑक्सीजन इस स्टोमाटा के थ्रू वातावरण में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग सुर करके ले लेते हैं, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। ये तो कंफर्म था पहले से, आपको अभी कंफर्म हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं, हमको नहीं आपको भी, वो ऑक्सीजन किससे प्राप्त हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है किससे, H2O से, जल से प्राप्त होता है। क्योंकि CO2 में भी तो होता है ऑक्सीजन, लेकिन CO2 से नहीं, ये H2O से प्राप्त होता है। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है, कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है ये पेड़ पौधे किससे देते हैं, किससे लेकर देते हैं, तो जल से लेकर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हम समझ गए कि प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसमें H2O के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो H2O दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन पेड़ पौधों की पत्ती के थ्रू वायुमंडल में चला जाता है और H2 को रख लेते हैं क्या करने के लिए, तो यही आपको बताते हैं अगले बार। देखिए अब दूसरा खेप है ना प्रकाश संश्लेषण का, उस दूसरे खेप को बोलते हैं अप्रकाशित रिएक्शन या अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क माने हो गया अंधेरा, अंधेरे में ही होगा, अनहारा में। ये अभिक्रिया किस में होगा, अनहारा में। तो अनहारा में होने वाले अभिक्रिया को बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जरूर सुनिएगा। इसमें लिखिए कि प्रकाश के अनुपस्थिति या अंधेरा में होता है, सही बात है, ठीक है। जल से अपघटित H2, यानी जल में जब H2 अपघटित होकर अलग हुआ था, ये H2 CO2 से क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज, याद रखिएगा। मतलब जल से जो H2 ये छूटा था ना, बचा था, इस H2O को अंधेरा में, यानी अंधेरा में, डार्क में, ठीक है, राती खान क्या करते हैं कि CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना लेते हैं पेड़ पौधे। और ग्लूकोज ही तो उनका मेन भोजन है, ठीक है। ग्लूकोज ही तो ऊर्जा का रूप है, जिनसे उनको ऊर्जा मिलेगा और अपने आप में ग्रोथ करेंगे। तो ये काम होता है। इसका मतलब कि अनहारा और किस में, अंजोरिया में इनका प्रकाश संश्लेषण होता है, दोनों में होता है, ठीक है। बस अंतर इतना सा है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बना था, जिसको वो वात रंध्र से छोड़ दिए थे वायुमंडल में और हम लोग ले लिए थे। और अंधेरिया जो था, अंधेरा, उसमें बना था ग्लूकोज, जो खुद रख ले रहे हैं। देख कितना चालाक है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उससे तो हमारा भी तो भला होगा। डायरेक्ट ग्लूकोज प्रोवाइड कराना शुरू करें तो वो कहाँ जिंदा रहेंगे। तो अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की समस्त क्रिया को हम यहाँ इक्वेशन के थ्रू दर्शा दिए हैं। यहाँ पे इक्वेशन है कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए और 12 गो जल के, ठीक है, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। जब ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी तो उसके बाद फाइनली रिएक्शन होने के बाद मिलेगा क्या चीज़, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है ना। और 6 गो O2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 6 गो CO2 को। तो CO2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो इसको ये रख लेगा, ठीक है, और O2 के मॉलिक्यूल्स के ये बाहर वायुमंडल में ट्रांसफर कर देगा। तो ये था स्वपोषण की सारी क्रियाविधि, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया। हमें फीडबैक देके बताइएगा कि आपको ये वीडियो में कैसा लगा, ठीक है। तब तक अभी तो हम लोग स्वपोषण कंप्लीट कर चुके हैं और पर पोषण की जितनी सारी विधि है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।